नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो बहुत ही ज्यादा भयानक रहने वाली है। इस कहानी में आपके सामने एक ऐसी सच्चाई आने वाली है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथियों, हम सभी इस धरती पर एक ही चीज के पीछे भागते हैं और वह है धन, दौलत और पैसा। सभी चाहते हैं कि वो सफलता की बुलंदियों पर पहुंचे और इसके लिए वो जो चाहे वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सभी को, इस धन दौलत को मेहनत से नहीं बल्कि रातों रात पाना चाहते हैं। अब दुनिया के ज्यादातर लोग तो आपसे यही कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें आपको रातों रात करोड़ों रुपए मिल जाए, अथाह धन दौलत मिल जाए। लेकिन कुछ ऐसे गुप्त तरीके भी है जिनसे ऐसी धन दौलत रातों रात मिल तो सकती है, लेकिन उसके बदले में इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कि उसके आगे इस धन दौलत का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आप जिस चीज के लिए वो धन दौलत चाहते हैं और अगर वो प्राप्त भी हो जाए, फिर वो चीज नहीं मिल पाती जिसके लिए आपने ये सब कुछ किया, तो फिर उस धन दौलत का मतलब भी क्या रह जाता है। ना आपको परिवार मिल पाता है, ना खुशियां मिल पाती हैं, ना आप किसी के साथ रह सकते हैं। तो फिर बताइए, उस अथाह धन दौलत का आप क्या करेंगे जब आप अपनी खुशियों को ही गंवा देंगे या अपने इस पूरे जीवन को ही गंवा देंगे और आपका जीवन आपका नहीं बल्कि किसी और की मुट्ठी में होगा। तो आज की कहानी हमें इलाहाबाद के रहने वाले मोहित ने भेजी है और जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो खुद मोहित के साथ घटित हुई है। दरअसल मोहित भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है और उसके मन में भी वही सपने हैं जो भारत की गरीब जनता के अंदर होते हैं। और एक बार उसके हाथ एक ऐसी विधि लग जाती है जो उसे रातों रात करोड़पति बना देती है, और वो है साथियों यक्षिणी साधना। आपने काफी बार सुना होगा इस साधना के बारे में, लेकिन साथियों ये साधना भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि कामिनी यक्षिणी साधना, स्वर्णमाला यक्षिणी साधना, चंद्रकला यक्षिणी साधना, विद्यावती यक्षिणी साधना, विपुला यक्षिणी साधना और अनुराधा यक्षिणी साधना। साथियों, यक्षिणी साधना अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है, लेकिन इसे अत्यंत सावधानी और किसी गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। सही तरीके से साधना करने पर इसका लाभ तो मिल सकता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती कर ली जाए तो फिर जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो इस साधना को जिसने खुद अपने ऊपर आजमाया है, उस इंसान की कहानी में आपके सामने लेकर के आया हूं। मैं जानता हूं काफी लोग इस बात को नहीं मानेंगे और वो अपनी जगह सही भी हो सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साइंस की दुनिया से बिल्कुल परे होती है। अगर आपको नहीं मानना है तो आप मत मानिए, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके मानने या न मानने से इन चीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी इस दुनिया में मौजूद रहेगी। तो मोहित की स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारे फैमिली मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज शाम के शाम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानियां सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी है और उसके बारे में अपने विचार प्रकट करें। तो साथियों, मोहित ने अपने साथ घटी हुई चीज घटना का मेरे साथ जिक्र किया है, उसको मैंने एक कहानी के रूप में तैयार कर दिया है। तो चलिए अब उस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इलाहाबाद के एक मिडिल क्लास की फैमिली से। सबसे पहले मैं आपको मोहित का परिचय करा देता हूं। मोहित इलाहाबाद में एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसके परिवार में उसके अलावा एक छोटा भाई और बड़ी बहन थे। उसकी बहन की शादी हो चुकी थी और वो अपने पति के साथ दिल्ली में रह रही थी। मोहित की उम्र अभी ज्यादा न थी, उसने हाल ही में ग्रेजुएशन पूरा किया था और अब वो एक अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। लेकिन जब तक उसे नौकरी नहीं मिल रही थी तो वो एक लाइब्रेरी में काम करने लगा। हर इंसान की तरह मोहित के मन में भी ये इच्छा थी कि उसके पास बहुत सारा धन आए और वो भी अमीरों की तरह जीवन जी सके, और इसके लिए वो ज्योतिषियों से अलग अलग उपाय भी करवाता रहता था। लेकिन कहते हैं
भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। वही हाल मोहित का भी था। वो अलग अलग उपाय तो करता, लेकिन उसे इससे कुछ लाभ न हुआ। खैर, मोहित सुबह सुबह लाइब्रेरी आ जाता और वहां काम करने लगता। वहां इतना काम तो नहीं था, इसलिए वो समय व्यतीत करने के लिए अलग अलग तरह की किताब पढ़ने लगता। इसी तरह से एक दिन उसे लाइब्रेरी में एक किताब मिली। उस किताब का नाम था यक्षिणी साधना। उस किताब को देखकर मोहित की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने सुना था कि अगर कोई यक्षिणी को सिद्ध कर ले तो वो अपने जीवन में सब कुछ पा सकता है। जिज्ञासावश मोहित ने वो किताब ले ली और उसे पढ़ना शुरू किया। वो किताब ज्यादा मोटी नहीं थी, इसलिए मोहित को इसे पढ़ने में ज्यादा कठिनाई भी नहीं हुई। उस किताब के पहले के कुछ पन्नों पर यक्षिणी साधना के फायदे और नुकसान लिखे हुए थे, जिसमें यह लिखा हुआ था कि इस साधना को करने के लिए जातक का पुरुष होना आवश्यक है। महिलाएं ये साधना नहीं कर सकती। साधना सफल होने के बाद यक्षिणी साधक के साथ उसकी पत्नी की तरह रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो। यक्षिणी साधना करने वाले साधक के लिए आवश्यक है कि वो सभी से दूरी बनाकर रखे, नहीं तो यक्षिणी उसे हमेशा के लिए उससे दूर कर देगी। साधक कभी भी किसी अन्य महिला से मित्रता तक नहीं कर सकता। शादी तो बहुत दूर की बात है। साधक इसके बारे में किसी को भी बता नहीं सकता, अन्यथा उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और भी ऐसी बहुत सी बातें उन आगे के पन्नों पर लिखी हुई थी। मोहित बड़े ही ध्यान से ये पढ़ते हुए पन्ने पलट रहा था कि तभी यक्षिणी साधना का पेज भी आ गया। उसमें लिखे अनुसार अगर कोई जातक लगातार 11 दिनों तक श्मशान में 12 से 3 के बीच ये साधना करता है तो वो यक्षिणी को सिद्ध कर सकता है। ये पढ़कर मोहित की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वो जल्द से जल्द धनवान बनना चाहता था और ये उसके लिए एक स्वर्ण अवसर होने वाला था। इसलिए मोहित ने फैसला किया कि वो ये साधना जरूर करेगा। अगर ये साधना सफल हुई तो अच्छा है, नहीं तो पहले की तरह सामान्य जीवन तो है ही। ये सोचकर मोहित ने साधना की तैयारी शुरू कर दी। उसने साधना में लगने वाली सारी सामग्री इकट्ठी करनी शुरू की और फिर अगले दिन रात 11 बजे श्मशान में आ गया। इस साधना के मुताबिक उसे श्मशान में किसी पेड़ के नीचे सफेद रंग से मध्यम आकार का एक गोल घेरा बनाना था। उस गोल घेरे में सामने की तरफ ही अजीब सी आकृति बनाकर एक सफेद आसन बिछाकर उस आकृति के ठीक सामने निर्वस्त्र बैठना था। मोहित ने जल्दी से वो आकृति बनाई और फिर निर्वस्त्र होकर उस आसन पर बैठ गया। इस दौरान उसने पेड़ से एक टॉर्च बांध दी थी, जिसका प्रकाश सीधे नीचे बैठे मोहित के ऊपर पड़ रहा था। बैठते ही उसने कुछ अजीब से मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस आकृति के ऊपर सफेद फूल अर्पित किए और फिर दोबारा मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। उसके अजीबोगरीब मंत्रों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। लगभग आधे घंटे तक मंत्रोच्चारण करने के बाद मोहित ने एक धारदार चाकू से अपनी उंगली काटी और फिर उसमें से रिश्ता खून उस अजीब सी आकृति के बीचों बीच डाल दिया और फिर दोबारा मंत्रोच्चारण करने लगा। कुछ देर बाद उसने उस आकृति के ऊपर थोड़ा कुमकुम डाला और फिर जोर जोर से ताली बजाते हुए मंत्रोच्चारण करने लगा। ये सिलसिला सुबह 3 बजे तक चलता रहा। उसके बाद मोहित उठा। उसने उस आकृति पर रखी सामग्री अपने हाथों में ली और फिर उसे अपने पूरे शरीर पर मल लिया। उसके बाद उसने घेरे के बाहर आकर कपड़े पहने और फिर वापस घर की ओर बढ़ गया। घर आते ही मोहित को काफी नींद आ रही थी, इसलिए वो सो गया। सुबह उसकी आंख काफी लेट खुली। ये देखकर वो जल्दी से उठकर लाइब्रेरी की ओर भागा। लेट आने के कारण आज उसकी काफी डांट पड़ी, लेकिन वो कुछ न बोलते हुए चुपचाप सुनता रहा। मोहित ने किताब में लिखे अनुसार विधिपूर्वक वो साधना की थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि वो इसमें कामयाब जरूर होगा। और अब बस उसे 7वें दिन का इंतजार था, क्योंकि किताब में लिखे गए एक तथ्य के अनुसार यक्षिणी साधना सफल होने पर आपको इसकी अनुभूति 7वें दिन ही होने लगेगी। खैर, मोहित ये साधना लगातार करता रहा। वो हर रात को श्मशान जाता, वहां ये साधना करके घर वापस आ जाता, लेकिन इस साधना की वजह से उसकी नींद में खलल पड़ रहा था, जिस वजह से वो लेट उठता और फिर लाइब्रेरी भी लेट जाता और इसकी वजह से उसे काफी डांट पड़ने लगी थी। लेकिन मोहित ने फिर भी ये सब सुन लिया, लेकिन अब वो काफी चिंतित हो गया था,
क्योंकि उसे साधना करते हुए 8 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक उसे इसका आभास नहीं हुआ था। अब उसका भरोसा इस साधना से डगमगाने लगा था और अब वो सोच में पड़ गया था कि ये साधना आगे की जाए या नहीं। ऐसे ही सोचते सोचते रात के 10 बज गए और फिर उसने फैसला किया कि जहां 8 दिन कर लिए हैं वहां 3 दिन और सही। और फिर ये सोचकर मोहित श्मशान की ओर बढ़ गया। आज 9वां दिन था। आज की रात साधना करने के बाद भी मोहित को ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि अगर ये साधना सफल नहीं भी हुई तो साधारण जीवन तो है ही। यही सोचकर उसने अगले दिन भी साधना की। 11वें दिन जब वो साधना कर रहा था तब उसे मंत्रोच्चारण करते हुए घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर मोहित का दिल बैठ सा गया, क्योंकि वो उस समय श्मशान में था और हम अक्सर सुनते हैं कि श्मशान में भूत प्रेत घूमते हैं। मोहित को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो ये साधना यहाँ पर आकर छोड़ना भी नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और फिर मंत्रोच्चारण करने लगा। इसी दौरान उसे किसी के सामने से जाने का एहसास हुआ। मोहित ने डर के मारे आंखें खोली और सामने देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा अपनी आंखें बंद की और मंत्रोच्चारण करने लगा। कुछ देर बाद उसे फिर से किसी के सामने से जाने का एहसास हुआ, लेकिन इस बार मोहित ने कोई प्रतिक्रिया न देते हुए मंत्रोच्चारण जारी रखे। इस दौरान सामने से उसे किसी के चलने फिरने की आवाज आ रही थी। इसी के साथ ही थोड़ी थोड़ी देर में घुंघरुओं की आवाज भी आ रही थी। मोहित ने इन सब के बावजूद वो साधना आधी पूरी की और अब आधी बाकी थी। मोहित के लिए ये समय काटना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कहीं पूरी मेहनत पर पानी न फिर जाए, ये सोचकर उसने ये जारी रखा। कुछ ही देर में उसे किसी महिला के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर मोहित अंदर ही अंदर दहल गया। उसकी आंखें डर के मारे फैल गई थीं, लेकिन फिर भी उसने घबराते हुए वो साधना जारी रखी। डरा सहमा मोहित आंखें बंद करके वो साधना किए जा रहा था। इस दौरान वो घुंघरुओं की आवाज, वो फुसफुसाने की आवाज और किसी के कदमों की आहट लगातार आ रही थी। कुछ देर बाद मोहित को किसी का स्पर्श अपनी पीठ पर महसूस हुआ। उस स्पर्श से मोहित अंदर ही अंदर सिहर उठा था। वो आंखें खोलकर देखना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ही ना हुई। फिर उसने सोचा कि अब ज्यादा नहीं बचा, इसलिए उसने मंत्रोच्चारण करते हुए वो साधना जारी रखी। इस दौरान वही सब उसे महसूस हो रहा था। इसी के साथ ही किसी के हाथ उसके शरीर पर उसे जगह जगह महसूस हो रहे थे, लेकिन मोहित बिना रुके वो साधना करता रहा। कुछ देर बाद एक महिला की आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम कामयाब हुए हो मोहित, अब से मैं तुम्हारी हुई। ये सुनकर मोहित अब तक जो भी उसके साथ हो रहा था सब भूल गया। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई कि आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हुआ। उसने उत्सुकतावश आंखें खोली तो पाया सामने एक 20-22 वर्षीय सुंदर गोरी युवती थी। उसने सुनहरे रंग का लहंगा और चोली पहना हुआ था। इसी के साथ ही उसने बहुत से बेशकीमती गहने भी पहने हुए थे। उसे देखकर मोहित उत्सुकतावश बोला, क्या तुम यक्षिणी हो? यक्षिणी बोली, हाँ मैं प्रेमिका यक्षिणी हूं और अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन याद रखना, मुझे धोखा देने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं अपने साधक का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ती और ना ही अपने साधक की जान लेती हूं, बल्कि मैं तो उन सभी की जान ले लेती हूं जो भी हमारे बीच में आता है। मोहित बोला, हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। बस तुम मुझे वो दो जो मुझे चाहिए, धन, अपार धन। यक्षिणी बोली, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये बोलकर उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर वो वहां से गायब हो गई। ये देखकर मोहित हैरानी से आसपास देखते हुए उस यक्षिणी को ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिली। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो इसमें कर भी क्या सकता था। इसीलिए उसने अपने कपड़े पहने और फिर घर की तरफ बढ़ घर आकर वो चुपचाप सो गया। कुछ देर बाद मोहित की नींद खुली और आंखें खोलते ही उसने पाया कि वही यक्षिणी उसके साथ लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर हाथ फेर रही थी। ये देखकर मोहित एक झटके से उठा और बोला, तुम यहां कैसे? तुम तो कहीं गायब हो गई थी ना? यक्षिणी बोली, मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपके लिए अपार धन का प्रबंध करने गई थी। मोहित बोला, वो सब तो ठीक है,
लेकिन अभी यहां से जाओ, मेरे घर वालों ने तुम्हें यहां देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यक्षिणी बोली, तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी देख सुन नहीं पाएगा। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसकी मां चहकते हुए वहां आई और बोली, बेटा, बाहर कोई रईस आदमी आया है। ये सुनकर मोहित तेजी से बाहर आया। वहां आकर उसने देखा कि एक लगभग 60-65 वर्षीय सूट बूट पहना शख्स वहां बैठा था। मोहित के आते ही वो बोला, तुम मोहित हो ना? मोहित बोला, जी, लेकिन आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। वह शख्स बोला, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। याद है तुमने कुछ दिन पहले एक लॉटरी खरीदी थी, तो आपको वो लॉटरी लग चुकी थी, इसलिए मुझे लगा कि आपको शायद कोई आलीशान फ्लैट की जरूरत होगी। ये सुनकर मोहित हैरानी से अपने माता पिता की ओर देखने लगा। तब उसके पिता बोले, अभी फिलहाल हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो शख्स वहां से चला गया। वहीं मोहित ने अखबार देखा तो सच में उसकी टिकट को पूरे 5 करोड़ का इनाम निकला था। ये देखकर उनका पूरा परिवार बहुत खुश हुआ और फिर कुछ ही दिनों में वे सारे अपने छोटे घर को छोड़कर एक बड़े बंगले में शिफ्ट हो गए। बचे हुए कुछ पैसों से उसने कुछ जगह इन्वेस्ट किया और यक्षिणी की बदौलत उसका सारा धन बढ़ने लगा था। एक आध साल में ही उसकी संपत्ति काफी बढ़ गई, जिसे मोहित दोनों हाथों से लुटा रहा था। पैसे आते ही मोहित ने अपने सारे सपने पूरे किए। गाड़ी, बंगला, महंगे मोबाइल, कपड़े सब उसने खरीदे, लेकिन अब वो अपने परिवार के साथ ज्यादा न रहता। पैसे आने के कारण मोहित ने नशा करना भी शुरू कर दिया था, जिसके कारण उसके माता पिता परेशान रहने लगे थे। शुरुआत में तो वो सिर्फ शराब और सिगरेट का नशा करता, लेकिन समय के साथ ही वो ड्रग्स वगैरह भी लेने लगा। उसके घर वालों को इसका पता नहीं चलता। वो तो मोहित ड्रग्स खरीदते हुए पकड़ा गया। तब इस बारे में पता चला। कहीं ये बात बाहर निकलती तो उनके घर की काफी बदनामी होती, इसलिए उसके घर वालों ने पुलिस वालों को घूस खिलाकर मामला वहीं रफा दफा कर दिया। लेकिन अब उसके घर वाले उसे इस सब से दूर रखना चाहते थे। इसके लिए वो चाहते थे कि मोहित की शादी हो जाए, लेकिन यक्षिणी के होते हुए वो शादी नहीं कर सकता था। और परेशानी की बात ये थी कि वो ये बात अपने घर वालों को भी बता नहीं सकता था। इसलिए अब वो अपने घर से दूर कई दिन होटल में रहने लगा। इसी दौरान एक दिन जब मोहित एक बार में बैठकर शराब पी रहा था, उसकी मां का फोन आया और उन्होंने कहा, बेटा जल्दी घर आ जा, यहाँ गड़बड़ हो गई है। ये बोलकर उन्होंने फोन रख दिया, लेकिन इससे मोहित काफी घबरा गया और वो जल्दी से घर की ओर दौड़ा। घर आकर उसने देखा कि उसके घर में कुछ लोग बैठे हुए थे और वे उसके माता पिता के साथ बातें कर रहे थे। मोहित के आते ही उसकी मां बोली, आजा बेटा, यहां मेरे पास बैठ। ये सुनकर मोहित बिना कुछ कहे उनके पास बैठ गया। उसके बैठते ही उसकी मां उन लोगों से बोली, ये है मेरा बेटा मोहित, किस्मत का बहुत धनी है। आज हम इतने ऐशो आराम से इसी की वजह से ही तो रह रहे हैं। उन लोगों ने मोहित की ओर एक नजर देखा, उसमें से शराब की बदबू आ रही थी। ये महसूस कर उन लोगों ने अपने नाक पर हाथ रख लिया। तभी मोहित की मां दोबारा बोली, अरे इसकी एक मीटिंग थी और बड़े बड़े लोगों में तो ऐसी मीटिंग में पीना लगा ही रहता है। अब जो है जैसा है आपके सामने है, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर हो तो बात आगे बढ़ाई। ये सुनकर उन लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उनमें एक 50-55 वर्षीय व्यक्ति बोला, देखिए हमें तो लड़का पसंद है, अब लेन देन की बात हो जाए। उसके बाद उन सभी ने लेन देन की बात कर मोहित के हाथ में शगुन के पैसे दिए और फिर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मोहित बोला, क्या आप लोग बताएंगे कि ये सब हो क्या रहा है? अरे जब मैंने बोल दिया कि मुझे शादी नहीं करनी तो क्यों ये सब नाटक लगा रखा है? ये सुनकर उसकी मां को काफी गुस्सा आया और वो बोली, क्यों नहीं करनी तुझे शादी? हाँ, अरे शादी की उम्र हो गई है और अब तो हमारे पास सब कुछ है, फिर क्या परेशानी है? हम भी तो चाहते हैं कि तेरा परिवार बढ़े। ये सुनकर मोहित कुछ न बोला, क्योंकि वो उन्हें यक्षिणी के बारे में कुछ बता नहीं सकता था। मोहित अपने कमरे में आ गया। वो सोच ही रहा था कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाए कि तभी यक्षिणी वहां आई। इस दौरान वो काफी गुस्से में लग रही थी।
उसकी खूबसूरत आंखें स्याह काली हो चुकी थी और वो गुस्से में बोली, तो तुम मुझे धोखा दोगे? ये सुनकर मोहित घबराते हुए बोला, देखो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं कुछ करता हूं इस बारे में। लेकिन यक्षिणी कुछ न बोली और वहां से गायब हो गई। उसके जाने के बाद मोहित सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए। लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद यक्षिणी वहां प्रकट हुई और अब वो काफी शांत लग रही थी। ये देखकर मोहित हैरानी से बोला, क्या बात है, तुम इतनी शांत कैसे लग रही हो? यक्षिणी बोली, तुमसे कहा था ना कि हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आज तुम किसी और को हमारे बीच में लाकर खड़ा करना चाहते थे। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं जो भी हमारे बीच में आएगा उसे मार डालूंगी। ये सुनकर मोहित घबराते हुए बोला, 1 मिनट, इसका मतलब तुमने उस लड़की को मार डाला? यक्षिणी बोली, हाँ। और फिर यक्षिणी वहां से गायब हो गई। उसके जाते ही मोहित दौड़कर कमरे से बाहर आकर अपनी माँ से बोला, माँ, अभी जो लोग आए थे उनका नंबर आपके पास है, तो उन्हें अभी इसी वक्त फोन लगाइए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सुनकर उसकी माँ ने उनके घर पर फोन लगाया, लेकिन कोई फोन उठा ही नहीं रहा था। उन्होंने दोबारा उनको फोन लगाया, लेकिन इस बार भी किसी ने फोन नहीं उठाया। ये देखकर मोहित काफी घबरा गया। तब उसकी माँ बोली, थोड़ी देर में वो लोग कॉल कर लेंगे। ये बोलकर वो अपने कामों में लग गई। वहीं मोहित भी बार बार उनको फोन लगाने लगा। लगभग आधे घंटे बाद किसी ने फोन उठाया और रोते हुए बताया कि जिस लड़की की शादी मोहित के साथ तय हुई थी, उसने कुछ देर पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सुनकर मोहित अंदर ही अंदर दहल गया, क्योंकि अब तक वो इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहा था। खैर, ये बात मोहित भूलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की वालों को घर लेकर आए। उस समय मोहित घर पर नहीं था, इसलिए उसकी गैर मौजूदगी में ही ये रिश्ता जोड़ लिया गया। शाम को मोहित के घर आते ही उसकी माँ ने उसे मिठाई खिलाई और कहा, बेटा, हमने तेरी शादी तय कर दी है, लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। ये सुनकर मोहित काफी घबरा गया। उसे इससे पहले हुई उस लड़की की आत्महत्या की बात याद आने लगी। ये सोचकर वो घबराते हुए बोला, माँ, ये आपने क्या किया? मैंने मना किया था। अरे, आपने देखा नहीं कि इससे पहले उस लड़की के साथ क्या हुआ? उसकी माँ बोली, जरूरी थोड़े ही है कि ये सब दोबारा होगा, और वैसे भी उस लड़की ने आत्महत्या की थी। शायद वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बोलकर उसकी माँ अपने काम में लग गई। वहीं यक्षिणी भी आंखों में अंगारे लिए वहां से गायब हो गई। उसे जाता देखकर मोहित को समझ आ चुका था कि अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो इसमें कुछ न करते हुए बस मूक दर्शक बना रहा। कुछ देर बाद यक्षिणी वापस वहां आई और बोली, अब अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं उस लड़की के साथ साथ तुम्हारी माँ को भी खत्म कर दूंगी, ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो। ये बोलकर यक्षिणी वहां से गायब हो गई और मोहित सोचने लगा कि अब ऐसा क्या करे जिससे उसके घर वालों के दिमाग से उसकी शादी का ख्याल निकले। अगले दिन उसके घर वालों को पता चला कि उस लड़की ने भी आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर अब उसके घर वाले काफी चिंतित हो उठे थे। इसीलिए उन्होंने किसी पंडित को मोहित की कुंडली दिखाने की सोची। ये सुनकर मोहित को एक आइडिया आया और वो बोला, मेरे जानने वालों में एक ज्योतिषी हैं, मैं आज ही जाकर उनसे इस बारे में बात कर लूंगा। ये सुनकर उसके घर वाले निश्चिंत हो गए। वहीं शाम को आकर मोहित ने अपने घर वालों से कहा, ज्योतिषी बोल रहे थे कि मेरे ग्रह फिलहाल काफी खराब हैं और अगर मैंने किसी स्त्री से संबंध रखे तो वो मारी जाएगी। ये सुनकर उसके घर वालों ने उसकी शादी का छोड़कर उसके छोटे भाई की शादी की तैयारी करने लगे। कुछ ही महीनों में उन्हें एक अच्छी लड़की मिल गई और फिर जोरों शोरों से उसकी शादी की तैयारी शुरू हुई। मोहित अपने परिवार के साथ अपने भाई की बारात लेकर गया। वहां शादी में मोहित को एक लड़की दिखाई दी, जिसे देखकर मोहित देखता ही रह गया था। उसकी खूबसूरत काली आंखें, नागिन जैसे काले बाल, गोरा चेहरा, तीखे नैन नक्श और नीली साड़ी में उसका रूप यौवन और उभर कर दिखाई दे रहा था। उस लड़की को देखकर मोहित उससे बातें करने लगा। बातों बातों में उसे पता चला कि उस लड़की का नाम प्रीति है।
और वो दुल्हन की सहेली है। मोहित उस पूरे समारोह में प्रीति के साथ ही रहा। उन दोनों में नजदीकियां बढ़ी, जिसके दौरान उन्होंने एक दूसरे को अपने फोन नंबर दिए। शादी होते ही मोहित बारातियों के साथ वापस घर आ गया। वहां नई नवेली दुल्हन से रस्में करवाई जाने लगी, लेकिन इस दौरान मोहित अब भी प्रीति के बारे में ही सोचे जा रहा था कि तभी उसे किसी का ठंडा स्पर्श अपनी पीठ पर महसूस किया। उस स्पर्श से मोहित वास्तविक दुनिया में आया, क्योंकि यह स्पर्श किसी और का नहीं बल्कि यक्षिणी का था। खैर, सारी रस्में होने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। वहीं मोहित भी अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही वो अपने बिस्तर पर पड़ गया। कुछ देर बाद यक्षिणी ने उसे छूना शुरू किया। इन सब से मोहित को काफी अजीब लग रहा था, इसीलिए उसने उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और सोने की कोशिश करने लगा। ये देखकर यक्षिणी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं और मुझे प्रसन्न रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर मोहित बोला, मुझे नींद आ रही है, और उसके बाद वो सो गया। वहीं यक्षिणी अब भी बड़बड़ाती रही। मोहित अब सुबह सुबह जल्दी ही घर से निकल जाता, क्योंकि यक्षिणी उसके साथ बाहर कम ही जाती थी, और घर से बाहर निकलते ही वो प्रीति से बातें करने लगता। वहीं शाम को घर आकर मोहित खाना खाने के बाद नींद की दवा लेकर सो जाता, ताकि उसे यक्षिणी का सामना ज्यादा न करना पड़े। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब मोहित का प्रीति के प्रति प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन फिर यक्षिणी प्रीति के साथ क्या करेगी, ये सोचकर ही वो सिहर जाता। इसी दौरान एक दिन जब मोहित घर वापस आया तो उसकी माँ ने उससे कहा, हमने पूजा यानी मोहित के भाई की पत्नी की चचेरी बहन के साथ तेरा रिश्ता तय कर दिया है। चिंता मत कर, जब तेरी कुंडली में सब सही हो जाएगा तभी हम तेरी उसकी शादी करेंगे। ये सुनकर मोहित काफी घबरा गया। तभी यक्षिणी रूह खौंपा देने वाली ठंडे स्वर में बोली, तुम्हारे घर वाले हमारे बीच में आ रहे हैं मोहित, अब इन्हें मरना ही होगा। ये सुनकर मोहित घबराते हुए बोला, नहीं, ऐसा मत करना प्लीज, मैं समझाऊंगा उन्हें। मोहित को इस तरह से खुद से ही बात करता देखकर उसकी माँ हैरानी से बोली, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? किससे बात कर रहा है तू? ये सुनकर मोहित अपनी माँ की ओर पलटा और बोला, देखो माँ, मेरी बात सुनो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहूंगा, इसीलिए आप लोग उसे मना कर दीजिए। ये सुनकर उसकी माँ बोली, क्या? कौन है वो? हमारी जात बिरादरी की तो है ना? मोहित बोला, अरे तो क्या हो गया जो वो हमारी जात बिरादरी की नहीं है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जात बिरादरी कुछ नहीं मानता, और हाँ, मैं रहूंगा उसी के साथ ही। और अगर आप लोगों ने मेरे इस फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो आप लोग मेरा मरा मुंह देखेंगे। ये सुनकर उसकी माँ ने लड़की वालों को फौरन मना कर दिया और फिर मोहित अपने कमरे में आ गया। वहां आते ही उसने दरवाजा लगाकर यक्षिणी से कहा, देखो, मैंने इस शादी के लिए कैसे सबको मना कर दिया, अब प्लीज तुम मेरे परिवार को कुछ मत करना। यक्षिणी बोली, ठीक है, लेकिन तुमने अभी किसी लड़की का जिक्र किया था, वो कौन है? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, समझे? मुझे यहां तुमने बुलाया है और अब इतनी आसानी से तुम अपनी बातों से मुकर नहीं सकते। मोहित बोला, मैं वहां तुम्हारी बात कर रहा था, मेरे मन में और कोई नहीं है, यकीन मानो। ये सुनकर यक्षिणी ने उसकी आंखों में देखा। ऐसा करते ही मोहित घबराने लगा। वहीं यक्षिणी की आंखों में क्रोध आ गया और वो बोली, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, बताओ कौन है वो? मोहित ने अपने आप को नियंत्रित करते हुए कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, और अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो मेरे साथ पूरे दिन रह सकती हो। ये सुनकर यक्षिणी इस बात को राजी हो गई। अब मोहित जहां भी जाता यक्षिणी उसके साथ रहती, इसलिए वो प्रीति से बात भी नहीं कर पा रहा था। प्रीति को ये बात बहुत अजीब लगी। वो बार बार जब भी मोहित को फोन करती तो या तो मोहित फोन उठाता ही नहीं या फिर व्यस्त हूं बोलकर फोन काट देता। कुछ दिनों तक ये सब चलने के बाद जब प्रीति ने दोबारा उसे फोन लगाया तो इस बार उसका फोन व्यस्त आ रहा था। पहले तो उसे लगा कि शायद वो किसी से जरूरी बात कर रहा होगा, लेकिन जब पूरे दिन भी उसका नंबर व्यस्त आया
तो उसे पता लग चुका था कि उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर प्रीति बुरी तरह से टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये मोहित को क्या हुआ जो वो उससे बात तक नहीं करना चाहता। पहले तो उसने भी उसे भूलकर आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक आखिरी बार उससे जाकर बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसे बाद में पछतावा हो कि उसने उस समय बात नहीं की। ये सोचकर प्रीति रविवार को मोहित के घर पहुंची। अपनी सहेली को वहां देखकर मोहित के भाई की पत्नी पूजा बहुत खुश हुई। वहीं मोहित चिंतित हो उठा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं यक्षिणी को पता चल गया तो वो प्रीति को मार डालेगी। ये सोचकर मोहित बाहर जाने लगा, लेकिन तभी प्रीति उसे रोकते हुए बोली, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ये सुनकर मोहित काफी घबरा गया, क्योंकि उसे जिसका डर था वही हुआ। प्रीति उससे इस बारे में बात करने ही वहां आई थी। वहीं यक्षिणी भी ये सब देख रही थी। इस दौरान वो प्रीति को फाड़ खाने वाली निगाहों से घूर रही थी। मोहित नहीं चाहता था कि उसकी वजह से प्रीति की जान जाए, इसलिए वो बोला, आप हैं कौन? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। माँ, मैं बाहर जा रहा हूं। ये सुनकर प्रीति की आंखों से आंसू आ गए और वो बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? इतने दिनों तक तुमने मुझसे प्यार भरी बातें की और अब मुझसे मुंह फेर रहे हो। ये सुनकर पूजा बोली, ये तू क्या कह रही है प्रीति? तू मोहित भैया से प्यार करती है। प्रीति बोली, सिर्फ मैं ही नहीं, ये भी करते थे। हम तुम्हारी शादी में मिले थे, वहां हमारी जान पहचान बढ़ी और फिर हम बाहर भी मिलने लगे, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि ये मुझे नहीं जानते। ये सुनकर मोहित की मां बोली, ये सब क्या है मोहित? अगर तुझे इसके साथ रहना ही नहीं था तो क्यों तूने इसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया? मोहित बोला, मां, ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे, पैसे वाला लड़का देखकर मुझे फंसाना चाहती है, लेकिन मैं फंसने वाला नहीं हूं, समझी? चलो निकलो यहां से, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। ये सब सुनकर प्रीति बोली, बुलाओ पुलिस को। मैं भी देखती हूं कि यहां आने के बाद वो तुम्हारी सुनती है या मेरी, क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं, हमारी चैट और साथ की फोटो, और यहां तक कि कॉल रिकॉर्डिंग भी है। पुलिस के आते ही मैंने उन्हें ये दिखाकर तुम्हें जेल में चक्की ना पिसवाई तो मेरा नाम भी प्रीति नहीं। ये सुनकर उसकी मां घबराते हुए बोली, नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी और मोहित की शादी करवा दूंगी। ये सुनकर यक्षिणी गुस्से में मोहित से बोली, अच्छा तो मेरे पीछे ये सब कर रहा है तू? ठहर जा, आज इन सभी को ही मौत की नींद सुला दूंगी, फिर देखती हूं कि हमारे बीच कौन आता है। ये सुनकर मोहित काफी घबरा गया था, क्योंकि वो अपने परिवार और प्रीति को खोना नहीं चाहता था। अब इससे पहले कि वो इसमें कुछ बोलता, प्रीति बोली, मैं इस धोखेबाज की बात का भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए आप लोगों को अभी के अभी मेरी और मोहित की शादी करवानी पड़ेगी, वरना मैं पुलिस में जाऊंगी। इस बात के लिए मोहित की मां तो मान गई, लेकिन मोहित आनाकानी करने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इसका नुकसान पहुंचे। लेकिन घर वालों और आस पड़ोस के सारे लोगों ने मिलकर जबरन मोहित और प्रीति की शादी करवा ही दी। इन सब से मोहित काफी डर गया था, क्योंकि यक्षिणी के होते हुए किसी अन्य महिला से मित्रता तक नहीं कर सकते, लेकिन यहां तो मोहित ने उसकी आंखों के सामने प्रीति से शादी कर ली थी। उस रात जब मोहित और प्रीति शादी करके घर आ गए, तब मोहित ने कहा, कोई भी अपने कमरे में नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे मेरे और प्रीति के साथ। ये सुनकर मोहित की मां बोली, देख बेटा, प्रीति बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है और तेरी शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन हुई तो है, इसलिए जाओ और अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो। ये सुनकर मोहित का मन किया कि वो सबको यक्षिणी का सच बता दे, लेकिन वो पहले ही प्रीति से शादी कर यक्षिणी को क्रोधित कर चुका और अब वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे वो और क्रोधित हो। इसलिए मोहित बोला, मां, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी कुंडली में दोष है, इसलिए मेरी शादी मत करवाओ, लेकिन नाप नहीं मानी और मेरी शादी करवा दी, और अब इस वजह से हम सभी की जान जोखिम में पड़ गई है, इसलिए सब कुछ दिनों तक साथ ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। ये सुनकर उसके घर वाले मान गए, क्योंकि ये उनके सामने की बात थी जब उन दोनों लड़कियों के आत्महत्या करने की खबर उन्हें मिली थी, जिनकी मोहित से शादी तय हुई थी।
वो पूरा परिवार हॉल में ही सो गया। देर रात मोहित की नींद एक भारी वजन अपने सीने पर होने से खुली। आंखें खुलते ही उसने पाया कि यक्षिणी उसकी छाती पर गुस्से में बैठी हुई थी। मोहित के उठते ही वो बोली, झूठे इंसान, मुझे तेरी बात पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आगे से कोई भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेगा। ये सुनकर मोहित काफी घबरा गया और फिर अगले ही पल यक्षिणी ने पास ही में सो रहे उसके पिता की ओर देखा। मोहित कुछ समझ पाता उससे पहले ही यक्षिणी नीली रोशनी में बदलकर उसके पिता के शरीर में समा गई। ऐसा होते ही उसका पिता जोर से चीखा, आ! वो चीख सुनकर सारे लोग उठ बैठे। उठते ही उन्होंने देखा कि उसके पिता का पूरा शरीर छटपटा रहा था। ये देखकर उन्होंने उन्हें संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इतने में ही मोहित के भाई ने गाड़ी निकाली और फिर सबकी सहायता से उसमें अपने पिता को रखकर मोहित और उसका भाई अस्पताल की ओर बढ़ गए। मोहित की मां का रो रो कर बुरा हाल था। प्रीति और पूजा उन्हें संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी मोहित की मां ने प्रीति को धक्का देकर अपने से दूर हटा दिया और कहा, पता नहीं क्यों मैंने तुझे अपने घर की बहू बना लिया। तेरी वजह से आज मेरे पति की ये हालत है। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब सुनकर प्रीति काफी सहम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मोहित के पिता की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। वहीं अस्पताल में मोहित के पिता को भर्ती कर लिया गया था। उनके पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही थी, जिस वजह से वो छटपटा रहे थे। इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें दर्द का एक इंजेक्शन दे दिया था। ये सब देखकर मोहित ने पूछा, मेरे पिता को क्या हुआ है? डॉक्टर बोला, कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने कहा कि उनके पूरे शरीर में भयंकर दर्द हो रहा है और इसका कारण अभी क्लियर नहीं है, और आपने कहा कि उन्हें शुगर की भी समस्या नहीं है। अब तो उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर तो वहां से चला गया, लेकिन मोहित अंदर ही अंदर आत्मग्लानि से भर गया था, क्योंकि अगर वो प्रीति के करीब नहीं जाता तो शायद उसके पिता इस हाल में अस्पताल में नहीं होते। खैर, मोहित और उसका भाई अस्पताल में ही बैठे रहे। उसके पिता को अब दर्द से काफी राहत थी, इसलिए वो सो रहे थे। मोहित ने इस बारे में फोन करके घर पर बता दिया था ताकि उसकी मां परेशान ना हो, इसलिए वे सारे भी आराम कर रहे थे। लेकिन मोहित की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यक्षिणी के कहने का आखिर क्या मतलब था। वो क्या करना चाहती है, क्योंकि उसके पिता अब तो बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। सुबह डॉक्टर उसके पिता को दोबारा देखने आए। इस दौरान वे सो रहे थे। मोहित ने उन्हें उठाया। तब डॉक्टर बोले, अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको? दर्द में आराम है? मोहित के पिता बोले, दर्द में तो काफी आराम है, लेकिन मेरे शरीर का निचला हिस्सा काफी भारी भारी लग रहा है, जैसे किसी ने बड़ा सा पत्थर बांध दिया हो। ये सुनकर डॉक्टर ने उनके ऊपर से चादर हटाई और फिर उसके पिता से अपना एक पैर उठाने को कहा, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाए। ये देखकर उन्होंने दूसरा पैर उठाने को कहा, लेकिन वे उस पैर को भी उठा नहीं पाए। ये देखकर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और फिर उन्होंने उनके पैरों के तलवों को छूते हुए पूछा, ये कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये सुनकर मोहित के पिता घबराते हुए बोले, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा पैरों पर। ये सुनकर मोहित भी काफी घबरा गया। फिर डॉक्टर ने उनके पैरों के अन्य हिस्सों को भी छुआ और पूछा, क्या यहां महसूस हो रहा है आपको? ये सुनकर मोहित के पिता घबराते हुए बोले, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा डॉक्टर। ये सब क्या हो रहा है? मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? डॉक्टर बोले, चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाओगे। फिर उन्होंने मोहित से अपने साथ आने के लिए कहा। मोहित डॉक्टर के साथ उनके कैबिन में आया। फिर वो डॉक्टर बोले, आपके पिता का कमर से निचला हिस्सा शायद लकवाग्रस्त हो गया है। ये सुनकर मोहित चिंतित हो उठा और वो बोला, फिर वो कब तक ठीक होंगे? डॉक्टर बोले, ये तो हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन आप एक बात बताइए कि क्या इन्हें स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या रीढ़ की हड्डी में चोट की कोई समस्या है? विनय बोला, नहीं डॉक्टर,
मेरे पिता एकदम स्वस्थ थे, उन्हें शुगर या बीपी की तक कोई दिक्कत नहीं रही कभी। डॉक्टर बोले, ये बात अजीब है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम आज ही उनका इलाज शुरू करते हैं, फिर शायद वो दोबारा एकदम स्वस्थ हो जाएं। ये सुनकर मोहित कमरे से बाहर आ गया। उसे समझ आ चुका था कि यक्षिणी अब उसके परिवार को मारेगी नहीं बल्कि तड़पाएगी। खैर, डॉक्टर ने मोहित के पिता का ट्रीटमेंट शुरू किया और फिर 2-3 दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मोहित ने अपने पिता का ख्याल रखने के लिए एक आदमी रख लिया जो उन्हें नहलाने धुलाने से लेकर उन्हें दवा देने तक का सारा काम करने लगा। वहीं मोहित की मां अब प्रीति से काफी गुस्से में रहने लगी थी, जिसके लिए मोहित को काफी बुरा लगता, क्योंकि इन सब में उसकी तो कोई गलती थी ही नहीं। खैर, उसके पिता को अस्पताल से घर आए हुए अभी 2-3 दिन ही हुए होंगे कि एक शाम को मोहित के भाई की पत्नी पूजा सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़ी। उस समय सब घर पर ही थे, इसीलिए वो लोग जल्दी से उसे अस्पताल ले गए। पूजा के सिर पर काफी चोट आई थी और इसी के साथ ही उसके एक पैर की हड्डी भी टूट चुकी थी। करीब 3-4 दिनों तक पूजा अस्पताल में ही रही और फिर उसे भी डिस्चार्ज मिल गया, लेकिन हड्डी टूटने के कारण वो भी बिस्तर पर आ गई। मोहित ने पूजा के लिए भी एक नर्स को रख लिया जो उसके सारे काम कर देती। वहीं मोहित की मां अब उससे बोलने लगी, इस प्रीति के पैर हमारे घर में पड़ते ही सारी खुशियां चली गई, इसलिए कैसे भी करके इसे यहां से निकाल फेंको। ये सुनकर मोहित को काफी बुरा लगा, क्योंकि उसे पता था कि इसमें प्रीति की कोई गलती नहीं थी और अगर उसने प्रीति को घर से निकाला तब भी यक्षिणी इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने से रही। इसलिए वो बोला, माँ, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। जब मेरी ही कुंडली में दोष था तब मुझे उससे दूर रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, सब जानते हुए भी मैं इसके करीब आया और अब मेरे किए की सजा आप सभी को भुगतनी पड़ रही है। ये सुनकर उसकी मां कुछ ना बोली, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए वो भी दोषी थी। उसके मना करने के बावजूद सब जानते हुए भी उसने जबरन उन दोनों की शादी करवा दी। इस बात को भूलकर वे सारे आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन यक्षिणी ये होने दे तब ना। पूजा को अस्पताल से आए 4-5 दिन ही हुए होंगे कि मोहित के भाई नकुल का घर आते समय एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो कोमा में चला गया। अपने परिवार को इस तरह से देखकर मोहित की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। वो पहली बार रोने लगा था। उसे रोता देखकर प्रीति ने पूछा, क्या बात है मोहित, तुम इतना परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, हम मिलकर इसका समाधान ढूंढेंगे। ये सुनकर मोहित बोला, आज मेरी वजह से मेरा लगभग सारा परिवार ही बिस्तर पर पड़ा हुआ है और मेरा भाई तो पता नहीं कभी जागेगा या नहीं। अरे, अभी तो उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी अभी तो उसकी शादी हुई थी और अभी से। कहते हुए मोहित जोर जोर से रोने लगा। प्रीति ने उसे चुप करवाया और कहा, देखो मोहित, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपने आप को दोष देना बंद कर दो। मोहित बोला, तुम नहीं जानती प्रीति, ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। और फिर उसने रोते हुए प्रीति को यक्षिणी साधना के बारे में सारी बात बता दी कि कैसे उसने यक्षिणी को सिद्ध करके ये सब पाया। प्रीति को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इस बात पर भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन मोहित ने फिर उसे उन लड़कियों के आत्महत्या के बारे में बताया। अब प्रीति को भी थोड़ा थोड़ा इस बात पर यकीन होने लगा था, इसीलिए उसने उससे पूछा, तुमने वो साधना कौन सी किताब पढ़कर की थी? मोहित बोला, वो किताब तो मैंने वापस लाइब्रेरी में जाकर रख दी, लेकिन क्यों? तब प्रीति बिना कुछ कहे उसे अपने साथ लाइब्रेरी ले गई। वहां उसने वो किताब ली और फिर उसे पढ़ने लगी। लगभग 1-1.5 घंटे बाद पूरी किताब पढ़ने के पश्चात प्रीति की आंखों में चमक आ गई और वो बोली, उस यक्षिणी से छुटकारा पाने का रास्ता मिल गया। ये सुनकर मोहित हैरानी से बोला, क्या कौन सा रास्ता? प्रीति बोली, देखो मोहित, इस किताब में कई तरह की यक्षिणी साधना लिखी हुई है, जिसमें से तुमने सबसे पहले वाली साधना की है और वो है प्रेमिका यक्षिणी साधना।
इस साधना को करने से तुमने प्रेमिका यक्षिणी को सिद्ध कर लिया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है और अब तुम्हें दोबारा से यक्षिणी साधना करनी होगी। ये सुनकर मोहित हैरानी से बोला, क्या दोबारा से यक्षिणी साधना? अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? अगर दोबारा साधना कर दूसरी यक्षिणी भी मेरे पीछे लग गई तो? प्रीति बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हें प्रेमिका यक्षिणी की नहीं बल्कि मां यक्षिणी की साधना करनी होगी। अगर तुम्हारी साधना सफल हुई तो वे तुमसे तुम्हारी कोई इच्छा पूछेंगी और तुम्हें उनसे प्रेमिका यक्षिणी से छुटकारा मांगना है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मां यक्षिणी तुम्हारी एक ही इच्छा पूरी कर सकती हैं और ये होने के बाद वो वहां से चली जाएंगी। लेकिन प्रेमिका यक्षिणी के जाते ही उसने जो भी तुम्हें दिया है सब चला जाएगा। ये सुनकर मोहित सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने ये सब पाने के लिए इतना कुछ किया था और अब वो इसे इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। ये सोचकर उसने वो यक्षिणी की किताब ली और फिर उसे पढ़ना शुरू किया, ये सोचकर कि शायद उसे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे उसे यक्षिणी से छुटकारा भी मिल जाए और धन दौलत भी उसके पास ही रहे। लेकिन वो किताब पूरी पढ़ने के बाद भी उसे ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला। अब रास्ता यही था कि या तो वो अपने पूरे परिवार का जीवन बचा ले या तो ये धन दौलत। और मोहित ने बिना अधिक समय गंवाए इसमें अपने परिवार को चुना। फिर उसी रात श्मशान में उसी पेड़ के नीचे बैठकर वो सफेद घेरा बनाकर मोहित ने वो साधना करनी शुरू की। साधना के पहले दिन प्रेमिका यक्षिणी ने उसका ध्यान भंग करने की बहुत कोशिश की। वो कभी उसकी माँ की आवाज में तो कभी उसके पिता की आवाज में उसे बुलाती, लेकिन मोहित अपनी जगह से तस से मस न हुआ। पहले दिन की साधना करके मोहित जैसे ही उस घेरे से बाहर आया तो प्रेमिका यक्षिणी उसके ऊपर झपट पड़ी, जिससे मोहित नीचे गिर पड़ा। उसके नीचे गिरते ही यक्षिणी बोली, ये तू क्या कर रहा है? हाँ, तू मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। आखिर तू दोबारा यक्षिणी साधना करके क्या करना चाहता है? लेकिन मोहित कुछ न बोला। फिर यक्षिणी दोबारा बोली, ये साधना अभी के अभी बंद कर दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मैं तेरे पूरे घर को खत्म कर दूंगी। ये सुनकर मोहित बोला, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम उस गलती की सजा मेरे घर वालों को दे सकती हो जो मैंने की हो, लेकिन किसी भी तरह की अन्य साधना करने से तुम मुझे नहीं रोक सकती। ये सुनकर यक्षिणी गुस्से में वहां से गायब हो गई। फिर मोहित भी उठकर अपने घर आ गया। घर आकर उसने प्रीति को ये बात बताई। तब प्रीति बोली, चिंता मत कीजिए, वो आपको रोकने की हर संभव कोशिश करेगी, लेकिन आप ये साधना जारी रखना, फिर चाहे जो हो। अगले दिन दोबारा मोहित साधना करने बैठ गया। अब चूंकि ये यक्षिणी साधना थी तो इसमें उस सफेद घेरे के अंदर यक्षिणी आ सकती थी। यक्षिणी उस घेरे के अंदर आकर मोहित को स्पर्श कर उसकी साधना भंग करने की कोशिश करने लगी, लेकिन मोहित अपने इरादे पर अटल रहा और आखिरकार उसने उस रात भी साधना कर ही ली। इन सब से यक्षिणी को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यक्षिणी साधना इतनी आसानी से कोई पूरी नहीं कर पाता और मोहित ने वो साधना पूरी करके उसे सिद्ध कर लिया था। ऐसे में अगर मोहित ने मां यक्षिणी की साधना कर उससे छुटकारा पा लिया तो पता नहीं अगले कितने सालों तक उसे दूसरा साधक मिले। ये सब सोचकर यक्षिणी ने एक खौफनाक कदम उठाया। अगले दिन यक्षिणी उसकी मां के भीतर समाहित हुई और वो मोहित को रोकने के लिए एक दीवार बनकर खड़ी रही। ये सब देखकर मोहित चिंतित हो उठा, क्योंकि आज तीसरा दिन था और यक्षिणी साधना आज समय से नहीं हुई तो 3 दिनों का यह चक्र टूट जाएगा और फिर उसे पहले दिन से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। मोहित ये सोच ही रहा था कि तभी प्रीति ने मोहित की मां की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर उड़ेल दिया। उस पाउडर से उसकी मां तिल मिलाते हुए बाथरूम की तरफ दौड़ी। ठीक इसी दौरान प्रीति ने बाथरूम का दरवाजा लगाया और मोहित से कहा, आप जाइए, इन्हें मैं देख लूंगी। ये सुनकर मोहित वहां से चला गया और फिर दोबारा से साधना करने लगा। जैसे तैसे मोहित ने उस रात भी वो साधना पूरी की। वहीं दूसरी तरफ यक्षिणी इन सब से काफी गुस्से में थी। यहां एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रीति हमेशा तुलसी की माला अपने गले में धारण करके रखती थी और उस तुलसी की माला की वजह से प्रीति के ऊपर वो यक्षिणी हावी नहीं हो सकती थी।
वहीं उसके घर वाले टूटे फूटे पड़े थे, तो वे भी उसके किसी काम के नहीं थे। लेकिन अब उसे एक नई युक्ति सूझी। अगले दिन दोबारा मोहित साधना करने के लिए निकला। इस दौरान उसे एक रास्ते पर गायों का झुंड दिखा। उस झुंड के कारण मोहित दूसरे रास्ते की ओर बढ़ गया। दूसरे रास्ते पर उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा था, जिससे उस पार जाना मुश्किल था। ये देखकर मोहित जंगल वाले रास्ते से जाने लगा। वो अभी कुछ आगे गया ही होगा कि तभी अचानक उसने देखा कि सड़क पर बीचों बीच एक मोटा सा पेड़ टूटकर गिर गया था। ये सब देखकर मोहित का माथा ठनका कि ये सब अचानक कैसे हो सकता है। उसे इसमें यक्षिणी का हाथ लगा। उसने फिर भगवान का नाम लिया और फिर अपनी बाइक सीधा उसी पेड़ के पास ले जाने लगा। देखते ही देखते वो उस पेड़ के आर पार निकल गया। ऐसा होते ही वो बड़बड़ाया, मेरा शक सही निकला, ये सब यक्षिणी का किया धरा है। वो मुझे भ्रम में डालकर साधना करने से रोकना चाहती है, लेकिन मैं रोकने वाला नहीं हूं। और फिर मोहित तेज गति से उसी श्मशान की ओर जाने लगा। वहां आकर उसने दोबारा साधना शुरू कर दी। किताब में लिखे अनुसार आज साधना का आखिरी दिन था, लेकिन ये काफी कठिन होगा, क्योंकि साधना के अंत में मोहित को अपना एक अंगूठा काटकर अग्नि में अर्पित करना था। लेकिन मोहित भी इसके लिए पूरी तरह से मन बना चुका था, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे साधना शुरू की। इस दौरान यक्षिणी ने मोहित को अलग अलग भेष में आकर साधना भंग करने की कोशिश की, लेकिन मोहित की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वो उसके किसी भी जाल में नहीं फंसा। अंत में आखिरकार उसकी साधना खत्म हुई और उसने बिना अधिक समय गंवाए एक धारदार चाकू से अपना अंगूठा काटकर अग्नि में अर्पित किया। ऐसा होते ही उस अग्नि में से सफेद साड़ी और गहनों से लदी हुई एक महिला निकली और बोली, बताओ क्या चाहिए बेटा? मोहित बोला, मुझे प्रेमिका यक्षिणी से सदा सदा के लिए मुक्ति चाहिए। मां यक्षिणी बोली, तथास्तु। ये बोलकर मां यक्षिणी वापस उसी अग्नि में समा गई। उनके साथ ही प्रेमिका यक्षिणी भी उसी अग्नि में समा गई। अब तक सुबह होने वाली थी, इसलिए मोहित ने अपने कपड़े पहने और अपने हाथों पर पट्टी करवाकर घर वापस आ गया। कुछ ही दिनों में उसके पिता भी वापस सामान्य हो गए और भाई को भी कोमा से होश आ गया। लेकिन जितना भी धन उन्होंने अर्जित किया था, वो धीरे धीरे उनके हाथों से जाने लगा। आज मोहित एक बैंक में नौकरी कर रहा है। उसके 2 बच्चे भी हैं। वो लोग अब एकदम सामान्य जीवन जी रहे हैं और अब मोहित के दिमाग में जल्दी से पैसे वाला बनने का ख्याल कभी नहीं आता। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको आगाह किया था कि इस साधना से आपको लाभ जितना नजर आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा इसके नुकसान है। आप भले ही दुनिया भर की सारी दौलत पालें, लेकिन जब अपने परिवार को खुशियां ही नहीं दे पाए, यहां तक कि आप खुद अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पाए, तब आप उस पैसे का करेंगे क्या? काफी लोग इस गलत रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन जो एक बार इस रास्ते पर चला गया, उसका वापस लौट कर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस साधना के भयानक अनुभव से गुजरकर वापस सामान्य जीवन में लौट पाते हैं। उनके ऊपर भगवान की कृपा ही समझ लो, जो यक्षिणी उनका छुटकारा हो जाता है। वरना कहाँ तो ये जाता है कि इस साधना में जो एक बार लिप्त हो जाता है और अगर यक्षिणी उसके पीछे पड़ गई, तो आने वाले कई जन्मों तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हालांकि मैं जानता हूँ काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक कहानी को सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप कहानी को आखिर तक सुन रहे हैं तो लिखिए, हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी, और इन फैमिली मेंबर्स का नाम मैं अगली स्टोरी में ज़रूर लूँगा। तो चलिए अब हम अपने लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। दीपू लुधियाना, मंगल प्रजापति लुधियाना, अनास सिद्दीकी सूरत, मनीष दीवान मुजफ्फरनगर, प्रीति एंड सिमू मलेशिया, सागर राजपूत गोवा, राजेश शर्मा सहारनपुर, जागृति मथुरा, संजय सक्सेना लखनऊ, कादिर भगत बंबई, मोहन सोनीपत, रोशन सिंह और छत्तीसगढ़, आदित्य सेठ मुंबई, मुस्कान हिमाचल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में धन्यवाद ममता सहाय का, जिन्होंने आपके लिए ये स्टोरी तैयार की है। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।